मध्य प्रदेश में बेरोजगारों के अच्छे दिन आ गए हैं। 1 लाख सरकारी पदों को भरने के लिए राज्य सरकार ने आदेश निकाल दिया है, जहां एक चरण में 1 से 50 संख्या वाले खाली पदों पर भर्ती प्रक्रिया होगी, तो वहीं दूसरे चरण में 50 से 500 तक खाली पद पर भर्ती होगी। इसके तहत 500 से अधिक संख्या वाले पद तीसरे चरण में भरे जाएंगे। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिया है। भर्ती को लेकर जहां बीजेपी गदगद नजर आई, तो वहीं कांग्रेस ने हमेशा की तरह सवाल खड़े किए और तंज कसा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी और इस बार भी 75,000 युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए और सबको उनके एक साथ नियुक्ति पत्र भी दिए। मध्य प्रदेश की भी माननीय शिवराज जी की सरकार भी इसी दिशा में काम कर रही है। स्किल के साथ ही बाकी जो भी जहां भर्तियां हो सकती हैं, नियुक्तियां हो सकती है, रोजगार के अवसर हो सकते हैं, उसमें मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार बिल्कुल कटिबद्ध है और उसके लिए लगातार प्रयत्न कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इस दिशा में ये बड़ा हुआ ये कदम है जिसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। मध्य प्रदेश के अंदर पिछले 17-18 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है और बेरोजगारी का आलम यह है कि आज 55 लाख युवा मध्य प्रदेश में बेरोजगार घूम रहे हैं। जब चुनाव आता है तो इनको घोषणा देने लगती हैं, यहाँ बढ़ती हैं, वहाँ बढ़ती हैं, कहीं जेल विभाग में, कहीं फलाने विभाग में, होती तो कहीं पर नहीं है। आज भी चुनाव आ रहे हैं तो घोषणा इन्होंने शुरू कर दी है, लोगों को गुमराह करने का, युवा वर्ग को फिर ठगने का एक षड्यंत्र किया जा रहा है। वैकेंसी तो निकालिए ना, पहले वैकेंसी निकालेंगे क्या होता है, निकालिए, बोलिए कि वैकेंसी निकाल दी। इनके पास वैकेंसियाँ बहुत हैं लेकिन वैकेंसी नहीं निकालते हैं। आउटसोर्सिंग और संविदा के माध्यम से लोगों को नियुक्त करते हैं और वो भी पहचान के अपने लोग करते हैं जो भारतीय जनता पार्टी संघ परिवार से जुड़े हुए लोग होते हैं। 2023 चुनाव से पहले 1 लाख सरकारी पदों के लिए वैकेंसी निकालना कहीं न कहीं शिवराज सरकार का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। बड़ा सवाल ये है कि क्या इससे बीजेपी युवाओं का साथ पाने में कामयाब होगी या फिर सवालों और दावों के जरिए कांग्रेस युवाओं के दिल में अपनी जगह बना पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आप सभी का बहुत स्वागत है। आप सभी में सरकारी नौकरी जब सुनते हैं पहली दफा तो आपके मन में क्या आता है? सरकारी नौकरी सुनकर, क्योंकि हमारे भारतीय समाज में सरकारी नौकरी को एक विशेष दर्जा दिया गया है। ये नौकरी प्राप्त कर लेने के बाद आप पर किसी भी प्रकार का बंधन नहीं रहता है और आप समाज के सबसे अच्छे तबके वाले व्यक्ति हो जाते हैं। ऐसा सरकारी नौकरी का अपना शगल है। गांव में तो सरकारी नौकरी करने वाले व्यक्ति को इतना महान माना जाता है और उसकी महानता के बखान दिए जाते हैं, अनुपस्थिति में भी और उपस्थिति में भी। खैर, आज का हमारा विषय यह है कि मध्य प्रदेश में तकरीबन 1 लाख सरकारी नौकरियों का जो पहले वादा किया गया था उसे अमली जामा पहनाने की शुरुआत की गई है। बड़ा सवाल यह है कि साल भर में क्या 1 लाख पद भर लिए जाएंगे? जी हां, सवाल फिर से सुन लीजिए, क्या 1 साल में 1 लाख पद भर लिए जाएंगे? ऐसे ही तमाम विषयों पर इस चर्चा को हम शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले नजर IND एजेंडा के प्रमुख बिंदुओं की ओर। तो मध्य प्रदेश में क्या युवाओं के आ गए अच्छे दिन? 23 से पहले सीएम शिवराज ने चला क्या मास्टर स्ट्रोक? क्या युवाओं का साथ पाने में कामयाब होगी बीजेपी? और अंत में सवालों और बयानों के जरिए युवाओं का दिल जीत पाएगी कांग्रेस? ये वो सवाल होंगे जिस पर हम चर्चा को शुरू करेंगे और हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ चुके हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस 1 लाख भर्तियां किस तरह से मध्य प्रदेश के युवाओं को मिलेगी और क्या केवल इस पर पहला हक मध्य प्रदेश के युवाओं का ही होगा, क्योंकि ये भी एक विषय होता है। तो शुरुआत करते हैं इस चर्चा की। खास मेहमानों का परिचय आपसे कराते हैं। धैर्यवर्धन शर्मा जी हैं, नेता हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के। पवन पटेल साहब हैं, महामंत्री हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकारों में से एक सुरेश शर्मा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों का पुनः बहुत स्वागत है। चलिए धैर्यवर्धन जी, बहुत धैर्य के साथ युवा इंतजार कर रहे थे। अब 1 लाख नौकरियों का
ये ऑफर दिया। लेकिन एक सवाल ये कांग्रेस भी पूछ रही है और युवाओं के भी मन में है कि क्या साल भर में 1 लाख पद भर लिए जाएंगे? धैर्यवर्धन जी, क्यों नहीं भर लिए जाएंगे? सरकार ने जो आदेश जारी किया है, सरकार ने उसका जिस प्रकार से प्रस्तुतिकरण किया कि जी जहाँ पर पद संख्या अधिक है तो इस माह वित्तीय वर्ष प्रारंभ हो जाएगा, उसमें भर्ती करना है। बड़ा स्पष्ट है, इसमें तो कहीं कोई संदेह होना चाहिए। आज खुशी का दिन आज इसलिए है क्योंकि लंबे समय के अंतराल के बाद आप समझिए कि समाज में खुशी की खबर आई है। कोरोना काल में जिस प्रकार से वित्तीय व्यवस्थाएं देश की, प्रदेश की, दुनिया की चौपट हो गई थी, ढर्रे पर अर्थव्यवस्था न होने के कारण से न केवल विकास कार्यों को प्रभावित होना पड़ा, क्रम था जो सरकार की अपेक्षा थी कि हम हर साल तमाम सारे नौजवानों को सरकारी नौकरियां देंगे, उसमें कहीं ना कहीं गतिरोध उत्पन्न हुआ था। पर सरकार अब फिर फुल फॉर्म में है। इस बार पिछले दिनों भी इन्होंने तमाम सारी जगह निकाली थी और अब नए सिरे से 1 लाख जॉब और घोषित की है सरकार ने। तो मुझे लग रहा मध्य प्रदेश के नौजवानों के लिए तो दिवाली का दिन है, तो उनकी प्रसन्नता इस समय चरम पर होगी। पवन पटेल जी, आज दिवाली का दिन है। दिवाली वैसे जा चुकी है, लेकिन युवाओं के लिए आज दिवाली मनाने का दिन है, खुशी का दिन है आज। नहीं, देखिए, सचमुच की जो घोषणाएं होती हैं वो अगर इम्प्लीमेंटेशन हो तो सचमुच खुशी का दिन है कि जो एक बंदा इतने दिन तक इंतजार करता है, पढ़ाई लिखाई करता है और उसके बाद उसको रोजगार नहीं मिलता और इतने दिन बाद अगर रोजगार की घोषणा होती तो बट ऑब्वियस खुशी होने का दिन है। लेकिन हमारा बोलने का मतलब है कि ये खुशी जो ये लोग चुनाव को मद्देनजर देखते हैं, आम जनता को, अभी तक इनको बेरोजगारों की परवाह नहीं पड़ी हुई थी। आज राहुल गांधी जी की यात्रा आ रही। मैं आपको और एक चीज बताना चाहता हूँ कि राहुल गांधी की यात्रा आगे इन लोग से जो ना कराए, क्योंकि राहुल गांधी की यात्रा भारत जोड़ो यात्रा निकल गई है, इसलिए मजबूर होकर इनको इस तरह के जनहितैषी मुद्दों को देना पड़ेगा। अगर ये चाहते हैं कि इनकी लुटिया ना डूबे तो इन मजबूर हैं कि उस यात्रा के आदेश, जिस तरह का समर्थन इस देश और प्रदेश की जनता का हमको मिल रहा है, इसलिए जनहितैषी निर्णय लेने पे मजबूर हैं। मैं कहता हूं कि इतने तक इनकी सरकार थी तो अभी तक रोजगार क्यों नहीं निकाले? अब ये वैकेंसी निकाल देंगे, बड़े बड़े विज्ञापन दे देंगे और उसके बाद क्या करेंगे? वैकेंसी हो जाएगी, इंटरव्यू हो जाएगा, इसके बाद नियुक्ति पत्र के लिए लोग घूमते रहेंगे। अनेकों लोग है, पहले नियुक्ति पत्र, अब उसमें भी बड़ी राजनीति है। फॉर्म भरवाएंगे, उसकी परीक्षा की फीस जमा करवा लेंगे, वो पैसे जमा करवा लेंगे, एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा और उसके बाद जब नियुक्ति पत्र देना होगा तो कुछ लोग को नियुक्ति पत्र दे देंगे, उनको ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी। अनेकों इस पूरे प्रदेश में मेरे ख्याल से हर जिले में 150 लोग कहीं ना कहीं धरने पे बैठे आपको मिल जाएंगे। किसी को नियुक्ति नहीं मिल रही, किसी को कुछ मिल रहा, किसी को कुछ मिल रहा है। और धैर्यवर्धन जी बोल रहे हैं कि संदेह तो पूरा संदेह की तो बात ही करते आए हो। चाहे 2 करोड़ रोजगार की बात हो, अपने माननीय नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया था इस देश और प्रदेश की जनता से हर साल 2 करोड़ रोजगार की, वो भी वादा रह गया। और इस तरह फिर 1 लाख लोगों को रोजगार दे रहे हैं कि क्यों नहीं हो पाएगा? सरकार का आदेश, समस्या तो इसी बात की कि सरकार का आदेश लगता ही नहीं है। सरकार के आदेश जो घोषणा में बस होके उसको इंप्लीमेंट नहीं हो पाता। हमारा सिर्फ इतना निवेदन है कि उसको इंप्लीमेंट करें, सिर्फ सत्ता की लालसा को कम करते हुए जिसके लिए चुना जाता है उस चीज को करें। अब इनका फिर से लक्ष्य चुनाव है 2023, तो अब इस तरह की घोषणाएं तो मेरे ख्याल से हो सकता है शिवराज सिंह चौहान जी जैसे सुबह 4 बजे, 3 बजे, 2 बजे करते हैं तो उसको और करते जाएंगे। अभी आने वाला टाइम देखिए कि 2011 तक तो एकदम राम राज्य हो जाएगा यहाँ पे, लेकिन जनता को क्या मिलेगा? शून्य बटे सन्नाटा। चलिए ठीक है, धैर्यवर्धन जी ने बहुत धैर्य होकर सुना है। मैं जवाब लूंगा आपसे धैर्यवर्धन जी, उससे पहले हम सुरेश साहब का रुख करते हैं। सर, सीधा सवाल आपसे यही है, मध्य प्रदेश में भर्तियों पर पहले भी कई सारे सवाल खड़े हुए हैं और उसमें एक भीतरी बनाम बाहरी का मुद्दा भी बहुत जोरों शोरों से छाया था। कमलनाथ सरकार में भी हमने देखा था ये मुद्दा था, फिर शिवराज सरकार आती है उसमें भी ये मुद्दा था। क्या ये जो 1 लाख पद हैं जिनको भरा जाना है, ये पूरी तरह से सिर्फ मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को ही मिलेंगे? देखिए, संघीय व्यवस्था में ऐसा तो कहा नहीं जा सकता कि केवल मध्य प्रदेश के लोगों को मिलेंगे, लेकिन हाँ, राजनीतिक पार्टियां ये कहती रही हैं कि 70% से ज्यादा भर्ती जो है हम स्टेट के लोगों की करेंगे जी। इसलिए बड़ी संख्या में तो मध्य प्रदेश के लोगों को मिलेगा और मिलना भी चाहिए जी। तो लेकिन संघीय व्यवस्था में अपन ये तो नहीं कह सकते ना कि अन्य राज्यों के लोग यहाँ आवेदन ही नहीं कर सकते। तो ये एक कठोरता पूर्वक और राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों के लिए बड़ा कठिन है। क्षेत्रीय दल होता
तो वो कर देता, क्योंकि उसको उस क्षेत्र से बाहर जाना ही नहीं है। लेकिन राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियां मध्य प्रदेश में दोनों की दोनों है, और दोनों ही मेरे ख्याल से ऐसा नहीं कह सकती, क्योंकि अन्य राज्यों में भी सरकारें वो चला रहे हैं। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, मुझे इस आदेश में एक चीज लगती है कि यदि सामान्य प्रशासन विभाग कोई आदेश जारी करता है तो वो एग्जीक्यूशन के लिए करता है, वो राजनीतिक औपचारिकताएं पूरी करने के लिए मुझे नहीं लगता कि सामान्य प्रशासन विभाग आदेश जारी करता होगा, क्योंकि ये एक गंभीर सा विषय है और इस गंभीर विषय को मुझे लगता है गंभीरता से लेना चाहिए। अगली बात मैं ये कहना चाहता हूं कि ठीक है, निश्चित रूप से इस बात के पीछे ये निहितार्थ हो सकते हैं कि राजनीतिक लाभ के लिए, और इस समय घोषणा की गई है, 4 साल पहले भी कर सकते थे, ये बात बिल्कुल फैक्ट है, इसको कहना भी चाहिए। और मुझे लगता है ये एक अच्छा राजनीतिक बात है कि ऐसी बात कह करके, लेकिन इससे पहले भी तो राजनीतिक पार्टियां ऐसा करती रही हैं कि उनको इस प्रकार की घोषणाएं करते हैं। यदि मान लो किसान कर्ज माफी का मामला था, यदि कमलनाथ जी उसको घोषणा नहीं करते तो राजनीतिक लाभ कैसे मिलता? तो राजनीतिक पार्टी राजनीतिक लाभ नहीं लेगी तो कोई जान मजीरे तो बजाने का रहा कि वो ये करेंगी। तो इसलिए राजनीतिक लाभ लेकर के भी यदि मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिलता है, यदि मान लो 1 लाख में से 70,000 लोगों को भी काम मिलता है, तो कम से कम काम तो मिला एक प्रकार से, तो ये एक अच्छी बात है। अब मान लो किसानों का कर्जा माफ हुआ, कुछ तो हुआ, ठीक है, 2 लाख वालों का नहीं हुआ होगा, लेकिन बाकी का तो हुआ ना। तो जो हुआ है वो भी तो श्रेय देना ही पड़ेगा ना, नहीं हुआ उसका नहीं देंगे, लेकिन जो दिया है उसका श्रेय तो देना ही पड़ेगा। तो इसलिए राजनीतिक पार्टी राजनीतिक लाभ को सोच करके ही कोई निर्णय लेती है। लेकिन एक बात विवेक जी मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि ये सरकारी नौकरियों का आखिर में ये कटौती वटौती का सिस्टम क्या है, ये आपकी जानकारी में होगा, मैं आपको याद दिलाता हूं। विश्व बैंक और IMF इनसे जो कर्जा लेने का खेल था, मुझे अच्छे से याद है कि ये 2002 और 2003 का मामला था। उसमें ये अनुबंध है, मेरे दोनों मित्रों को मालूम होगा, ये सक्रिय राजनीति में काम करते हैं। मैं तो भाई केवल पत्रकार के नाते मेरा दायरा छोटा है, इन लोगों का अंदर तक दायरा है। तो ये उस समय दिग्विजय सिंह जी की जब सरकार थी, तो इन दोनों जो फंड उपलब्ध करने वाली संस्थाओं के साथ ये अनुबंध हुआ था कि हम राज्य के कर्मचारियों की मैं दावे से कह रहा हूं कि फैक्ट है। तो जब 30% कर्मचारियों की संख्या क्रमशः घटाने की बात हुई थी, तो जो वैकेंसीज हैं वो वैकेंसीज अपने आप ही खत्म होती चली जाएंगी। फिर उसके बाद अन्य लोगों ने, क्योंकि मुझे याद है जब मैंने ये मुद्दा उठाया था तो अपने शुक्ला साहब थे, मानवाधिकार आयोग के जस्टिस शुक्ला मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष थे। तो जब मैंने ये कहा कि युवाओं को रोजगार के अवसर देना चाहिए, लेकिन जो रोजगार उपलब्ध कराने की सबसे बड़ी यदि बाधा कोई मानी जाती है तो पेंशन है, क्योंकि आज जिन लोगों को तनख्वाह इतनी नहीं मिलती थी, पेंशन, तो मैंने ये सुझाव दे दिया एक कार्यक्रम में कि आप यदि पेंशन को बंद करा दें, या जिस व्यक्ति के परिवार का दूसरा व्यक्ति सरकारी नौकरी में है उसको पेंशन नहीं मिलना चाहिए, यदि ऐसे कुछ प्रावधान कर लेंगे तो सरकार के पास ये पेंशन का पैसा बचेगा, रोजगार देने के लिए उसके पास, सैलरी बांटने के लिए उसके पास पैसा आ जाएगा। तो वो मुझ पर बहुत नाराज हुए थे। मैं कहने का अभिप्राय ये है कि सरकार सरकारी नौकरी उतनी ही दे सकती है जितनी उसकी जेब खर्च करने की हो, क्योंकि कर्जा लेकर के ही आज चल रहा है सारा मामला। अधिकांश मामले कोई भी बड़ी योजना आप लेके आएंगे तो ऐसी परिस्थिति में जो ये 1 लाख की घोषणा हुई है, मुझे लगता है ये स्वागत करने के योग्य कदम है। चलिए ठीक है, धैर्यवर्धन जी, पवन जी के कई सवालों के जवाब आप बीच में देना चाह रहे थे। ठीक है सर, अब आप दे सकते हैं। नहीं, पवन जी संदेह व्यक्त कर रहे थे कि भर्तियां होंगी कि जेल, वित्त, वाणिज्य, राजस्व, परिवहन, PHE, PWD, श्रम, नगरीय निकाय, ऊर्जा, कृषि, किसान कल्याण, PWD, हमें सोचिए बताऊं, ग्रामीण विकास से लेकर के डेयरी, पशुपालन, मछुआ कल्याण, विज्ञान प्रौद्योगिकी, महिला बाल विकास, कौशल विकास, सब, ऐसा कोई विभाग नहीं है। मध्य प्रदेश के एक विभाग से रिक्त पदों की जानकारी मांगी गई है कि आपको कितने कर्मचारियों की अभी आवश्यकता है, और पूरे होमवर्क के साथ सरकार ने ऑर्डर निकाला है। तो ये कोई हवाई फायर नहीं है, होगा कि नहीं होगा। सारे विभागों को निर्देशित किया गया है कि आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए अंतर्गत इन पदों की भर्ती आप करने के लिए विभाग कार्यालय स्वतंत्र हैं। तो मुझे लग रहा है कि संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है। अब ये कि कांग्रेस पार्टी की नजर चूंकि चुनाव पर है, तो अभी प्रारंभ में मेरे मित्र जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वो थोड़ा सा
बहुत ही अशुभ अशुभ सोच रहे थे, बहुत ही निराशावादी बातें कर रहे थे। तो मुझे नहीं मालूम उनका ऐसी शंका कुशंका उनके मन में क्यों है, या वो विपक्षी दल के नेता हैं, उत्पन्न करना चाहते हैं कि एक शंका का वातावरण, यह भ्रमजाल बना रहे और लोग कांग्रेस पार्टी के नेताओं की बातों को गौर से सुनते रहें। तो दिल्ली के क्या बोलते हैं, कोसने से सोचने से छींका ऐसे नहीं टूट जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार विद्यार्थियों के हित में है, नौजवानों के हित में है, किसानों के हित में है, मध्य प्रदेश के एक एक नागरिक के हित में काम कर रही है। और ये जो सरकारी नौकरियों का बड़ा पिटारा इस समय सरकार ने खोला है, ये वित्तीय स्थिति को भांपकर, आर्थिक हालातों को भांपकर प्रदेश के बढ़ते सुधार, जो अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है मध्य प्रदेश में, देश में, उन सब का आकलन करते हुए सब निर्णय लिया गया है। ये बहुत ही जमीनी निर्णय, ठोस निर्णय और नौजवानों के हित में बड़ा निर्णय। और नौजवानों को जो हमने भरोसा दिलाया है, उस भरोसे पर कायम रहते हुए हमने उनके मनोकूल निर्णय लिया है। इसलिए कांग्रेस पार्टी अपने मन से शंका कुशंका निकाल दे और खुशियों में हमारी में शामिल हो। मैं तो केवल यही कहना ठीक है, मैं पूछने की कोशिश करता हूं कि पवन जी, यानी कि कांग्रेस पार्टी अपनी शंकाएं निकाल पाएगी और क्या बीजेपी की खुशियों में शामिल हो पाएगी? पवन जी। नहीं, देखिए, बीजेपी की खुशियों में शामिल होने का तो सवाल ही नहीं उठता। इस देश और प्रदेश की जनता जो युवा है, उनकी खुशियों में मैं जरूर शामिल होऊंगा। और सबसे पहले ही मैंने बोला कि अगर ये रोजगार देते हैं तो स्वागत योग्य, मैं इसका स्वागत करता हूं। सबसे पहला सेंटेंस मेरा यही था। और रही शंका की बात, तो हमें शंका होती है, इस देश और प्रदेश की जनता को शंका होती है जब इस देश के सर्वोच्च पद पे बैठा हुआ कोई व्यक्ति चुनाव से पहले बोलता है कि हम हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे और 2 करोड़ रोजगार नहीं देता, तो शंका पैदा होती है। जब वही व्यक्ति फिर से बोलता है कि हम 100 दिन में काला धन लाएंगे, तो फिर से शंका पैदा होती है। और जब वही व्यक्ति पहले बोलता है कि किसानों का बिल वापस नहीं लेंगे, और जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होता है, चुनाव के ठीक पहले वो बिल वापस ले लेता है इतने 750 किसानों के मरने के बाद, तो शंका पैदा होती है। इसलिए हम इस देश और प्रदेश की जनता के नाते हम शंका पैदा करते हैं। आने वाले 2014 के बाद का जो इतिहास रहा है, वो इतिहास हमें शंका पैदा करने पर मजबूर करता है। अनेकों आपकी घोषणाएं होती है, मैं 50 एग्जाम्पल आप कहेंगे तो मैं प्रूफ के साथ दिखा दूंगा कि आप कहां कहां नियुक्ति निकालते हो और उसके बाद उसको नियुक्ति पत्र नहीं मिलता है, उसको सैलरी नहीं मिलती है, उसको डीपीआई के बाहर गेट में धरने पे बैठना पड़ता है। इस तरह का क्या वातावरण आपने इस देश प्रदेश में बना रखा है? हम चुनाव की बात करते हैं, हम तो आम जनता की बात करते हैं। हम तो बताते हैं कि जो आपके घोषणा पत्र उनको आप पूरा करिए। जो किसानों की कर्ज माफी की बात किया आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार साहब शर्मा जी ने, किसानों की कर्जा माफी किया, ठीक है, 10 दिन की जगह 12 दिन में हुआ, 12 दिन की जगह 15 दिन में हुआ, 1 महीने में हुआ, लेकिन 2 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ। आपके मंत्री जी ने एक्सेप्ट किया। तो मैं ये कह रहा हूं, मेरा सिर्फ निवेदन इतना है कि कई सारी चीजें ऐसे होती जब हमें सकारात्मक की तरफ बढ़ते हुए इस देश और प्रदेश की बात करनी चाहिए। लेकिन जब हमारा इतिहास अभी तक का 2014 से अभी तक का इतिहास, इतनी सारी घोषणाएं हैं, तो हमें शंका होती है। सिर्फ हम इसलिए हम चाहते हैं, हम स्वागत करते हैं, आप 1 लाख लोगों को रोजगार दीजिए। और जैसे आदरणीय सुरेश शर्मा जी बोल रहे थे कि रोजगार एक सरकार की एक लिमिटेशंस होती है, वो मैं मानता हूं, लेकिन सरकार की ये भी लिमिटेशंस होती है कि हम रोजगार के अवसर पैदा करें। ऐसे सरकार पल्ला नहीं झाड़ सकती कि भाई हमारी 1 लाख की भर्ती थी, बाकी आप जाओ। आप सबको रोजगार पैदा करना सरकार की प्रायोरिटी होनी चाहिए। सरकार ने जो वादे किए तो उन वादों को पूरा करना सरकार की प्रायोरिटी होनी चाहिए। सिर्फ हमें शंका इसलिए होती कि अभी तक वो प्रायोरिटी नहीं हुई, वो वादे पूरे नहीं किए गए। चलिए, धैर्यवर्धन जी आप बोल सकते हैं। नहीं, मैं केवल ये कह रहा था, मुझे भी कांग्रेस की सोच पर शंका पैदा होती है कि जब हम किसानों के लिए कोई कानून लेकर के आते हैं तो छाती पीटते हैं कि ये बहुत बुरा कर रहे हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी यदि इसको वापस ले लेते हैं कि किसानों के मन में कोई शंका कुशंका पैदा हो गई है, तो वो दरिया दिली दिखाते हैं, बड़ा दिल दिखाते हैं। जयवर्धन जी 750 किसान मर गए थे। जयवर्धन जी 750 किसानों के मरने के बाद आदरणीय मोदी जी ने दरिया दिली दिखाई थी। वो दरिया दिली और पहले दिखाना चाहिए, ये मेरा निवेदन है। क्या क्या षड्यंत्र हो रहे थे, आज का विषय नहीं है वो। मैं उस विषय पर भी चर्चा करता कि आप कैसे खतरनाक लोगों के साथ कितने खतरनाक खेल रहे थे कि देश में कानून सरकार आपकी थी, अंदर कर देना चाहिए। मैं तो कहता कोई भी व्यक्ति अगर खतरनाक खेल करता है तो उसको अंदर करिए, कांग्रेस का हो चाहे भाजपा का हो। क्यों अंदर नहीं किया? आपने खतरनाक खेल कर रहे थे। कैसा लॉ एंड ऑर्डर था कि हम खतरनाक खेल कर रहे थे और आपने करने दिया?
ने आप बड़ी चतुराई से दूसरों की आग में घी डाल रहे थे। वो सबको पता, पूरे देश को पता है। और वो समय भी आएगा जब आप ज्यादा लक्ष्मण रेखा तोड़ करके तो हरकतें करेंगे तो कानून अपना काम करेगा। मुझे इसमें कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं सुरेश जी से एक जरूर रिएक्शन लेना चाहूंगा आप दोनों के वार्तालाप को लेकर। सुरेश सर, सीधी बात यही है, पटेल साहब का ये कहना है कि भाई हमें शंका है, शंका इसलिए है क्योंकि अतीत में समाधान नहीं निकला, इसलिए हमें भविष्य में शंका हो रही है। ये पटेल जी के सवाल हैं, लेकिन धैर्यवर्धन जी ये कह रहे हैं कि हमें पूरा विश्वास है भर्तियां युवाओं को मिल जाएगी। दोनों की प्रतिक्रियाओं पे सर। देखिए, ये अच्छे विपक्षी दल के जो है लक्षण होते हैं जो ये कहे कि मुझे शंका है, क्योंकि सरकार के साथ मिलकर के चलना विपक्षी दल का काम नहीं है। इसलिए उनकी शंका जो है बिल्कुल व्यवहारिक है और होना भी चाहिए। लेकिन दो बातें मैं इसके साथ कहना चाहता हूं। पहला ये कहना चाहता हूं कि विपक्ष के रूप में कांग्रेस बार बार 2-3 चीजें उठाती है, लेकिन जनता में उसकी स्वीकार्यता क्यों नहीं हो रही? ये गंभीर प्रश्न है कि भाई 2 करोड़ रोजगार देने का प्रश्न जो है बार बार हम भी सुनते हैं हर चैनल में। मैं समझता हूं कि जब मैं भी बैठता हूं तो मुझे ये वाक्य सुनने को मिलता है, लेकिन इस बात पर देश की जनता की प्रतिक्रिया क्यों नहीं है? इसका मतलब यह है कि इस बात में या तो दम नहीं है या फिर कांग्रेस के नेता जो है उसको सलीके से जनता तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं। ये 2 बातें मानना पड़ेंगी। दूसरी बात मैं जो कहना चाहता हूं मेरी तरफ से किसान आंदोलन के बारे में। देखिए, मुझे 35 वर्ष पत्रकारिता में हो गए और मैंने बड़े बड़े नेताओं को देखा है। मेरा सौभाग्य है कि मैंने ऐसे दिग्गज नेताओं को देखा है जिन नेताओं को देखने के लिए हम लोग ये इंटरेस्टेड रहते हैं कि भाई हम इनको देखें, इनसे मिले, इनके विचार सुने। मैंने पहली बार ऐसी आंदोलन देखा है जो आंदोलन केवल इस काम के लिए हुआ था कि आप बिल वापस ले लो। जबकि मैंने आंदोलन आज तक देखे, मुझे लगता है मेरे दोनों विद्वान साथी इस बात से सहमत होंगे कि आंदोलन हमेशा इस बात को लेकर के होता है कि ये 3-4 बिंदु गड़बड़ हैं, इनको बदल करके ठीक कर दीजिए। आपने बिल खो दिया अपने हाथ से, तो आपको मिला क्या? इसका मतलब यह है कि आपने 750 आदमी अपने साथी खो दिए और चुपचाप घर जाकर के बैठ गए। ये कोई आंदोलन का तरीका नहीं होता। आंदोलन हमेशा मुद्दों पर होता है, बिलों पर नहीं होता। मुद्दे घटाए या बढ़ाए जाते हैं जिसके कारण आप अपना रास्ता निकलवाते। जी, आपकी बात पे पवन जी शायद कुछ कहना चाह रहे हैं। बोलिए सुरेश जी, मेरा निवेदन, मैं आपसे बहुत छोटा हूं, आपके बराबर मुझे रत्ती भर एक्सपीरियंस नहीं, लेकिन मैं तो एक आम आदमी की भावना कह रहा था। मुझे नहीं पता आंदोलन कौन किया कौन के, मैं तो सिर्फ ये देख रहा हूं कोई व्यक्ति अगर मर रहा है, हमारे देश का नागरिक है, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। इमोशनल बात, हम कहते हैं अरे इमोशनल से तो जुड़ा होना चाहिए ना सुरेश जी, इमोशनल से तो सबको जुड़ा होना चाहिए ना, इतना प्रैक्टिकल नहीं होना चाहिए। मुझे इस बात में कोई वो नहीं है। मुझे भी बहुत दुख है, एक व्यक्ति की मृत्यु बड़ी गंभीर होती है, जीवन बड़ा मुश्किल से मिलता बताने का प्रयास कर रहा हूं। इस बात को सभी मानते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये बताइए कि जब डिस्कस में आप कोई बिंदु दे ही नहीं पा रहे हैं, आप गलत तथ्यों के आधार पर डिबेट करते हैं, देश का 80% किसान ये मान करके चलता है, जब आप ट्रैक्टर ट्राली पर बैठ करके उन्हें प्रेरित करते हैं और बाद में छोड़ के चले जाते हैं, आप उनके बिंदु को डील करते, आप सरकार के साथ निगोशिएशन करते। लेकिन निगोशिएशन केवल नहीं, हम तो केवल बिल हटाएंगे। वो बिल का जो था, बिल को अगर विस्तार पूर्वक आप देखेंगे तो सिर्फ उद्योगपतियों के लिए बनाया गया था वो बिल। मेरा सिर्फ निवेदन इतना है, अगर ज्यादातर किसान चाह रहे हैं कि बिल माफ कर दो तो कर दो। हो चुका है। धैर्यवर्धन जी, पवन पटेल जी, सुरेश शर्मा साहब, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ। धैर्यवर्धन जी, समय खत्म हो गया है, बहुत माफी के साथ इस कार्यक्रम का आप समापन करने का समय आ गया है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा आप दर्शकों के लिए, गांव से जब लड़का शहर आता है सरकारी नौकरी की उम्मीदों को अपने मन में रखकर, और उसके साथ पूरे घर की भावनाएं जुड़ी होती है, पूरे गांव की भावनाएं जुड़ी होती हैं, वो पल प्रतिपल यही समझते हैं कि हमारा लड़का भोपाल, इंदौर, ग्वालियर में पढ़ाई करने गया है, अच्छा साहब बनकर लौटेगा। उसी उम्मीद के साथ वो तैयारियां करता है। लेकिन जब कभी उसे दिखता है कि सरकारी नौकरी आ नहीं रही है तो उसके मन में बड़ा दुख होता है। फोन जब घर से आते हैं तो बता नहीं पाता अपनी पीड़ा। तो अब जो उन बच्चों के मन में पीड़ा हो रही होगी, तो ये देखना होगा कि क्या ये 1 लाख नौकरियां सुनने में तो बहुत बड़ी लग रही हैं, लेकिन वाकई इस 1 लाख नौकरी से उनका जीवन सुधर पाएगा? और जो सवाल हमने पूछा था, क्या युवाओं के अच्छे दिन आ गए हैं, इसका जवाब भी आने वाले समय में ही मिलेगा। IND एजेंडा में इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।